फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। थोड़ा गला मेरा ख़राब हो गया था। सौंफ और इलायची गले में अटक जाती कभी कभी। तो इसलिए मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, पर वी विल कंटिन्यू एंड स्टार्ट दी कन्वर्सेशन अगेन। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरह आगे जो कार्रवाई होने जा रही हैं, जो आप जानने के लिए इच्छुक थे। मेरे पास लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि आप जवाब दीजिए, बताइए क्या स्टेटस चल रहा है। तो उस स्टेटस को बताने के लिए और उस जानकारी को आपके बीच में रखने के लिए मैं आपके बीच फिर से आ जुड़ी हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं, बार बार कर दूं, और कई बार पहले भी कर चुकी हूं। वो ये है कि आपका एरियर का पैसा, आपका पेंशन का पैसा और आपका मेडिकल कैशलेस, ये कोई रोक नहीं सकता। ये सरकारें क्यों डिले कर रही हैं, गॉड नोज, ये खुद जानती हैं। इनके ऊपर गाज पहले भी गिरी है। दिल्ली सरकार को हमने बदल कर रख दिया, तख्ता को पलट कर रख दिया, और अब जो नई सरकार आई है वो किस जद्दोजहद में लगी है? सिर्फ घोटाले ही उजागर करके फाइलें पढ़ने में लगे हैं या कोई समाधान भी करेंगे? इस पर विषय पर चर्चा चल रही है, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और सीएम, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सभी से, हमारी डिप्टी सीएम, सभी से बातचीत हुई, और जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क यही निकला कि हम कर रहे हैं, हो रहा है, और जल्दी जल्दी हो सकता है हम कर देंगे। मुझे पहले कहा गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क देखने को मिलेगा, हम लोग पेंशन का समाधान कर देंगे। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी रेखा जी की, जिसमें मुख्यमंत्री जी उजागर कर रही हैं डीटीसी में फैले हुए भ्रष्टाचार को, और करप्ट अधिकारियों की बात कर रही हैं, और साथ में कुछ करप्ट फाइलों की और काफ़ी सारे घोटालों की बातचीत उसमें हो रही है, और वो घोटालों को उजागर करने में लगी हैं। तो हो सकता है इसी वजह से उनको समय लग रहा हो ये डिसीजन लेने में कि कितनी जल्दी इन कर्मचारियों को जिनका हक है, उनकी पेंशन का अधिकार उन्हें दे दिया जाए, और उनको उनका जीने का अधिकार पेंशन के साथ साथ उनको उनका मेडिकल कैशलेस कर दी जाए, और उनकी एरियर का जो पैसा बचा हुआ है वो उनको उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये हिसाब किताब बनाने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगना चाहिए, लेकिन समय पर समय बीत रहा है, इस बात में भी कोई शक नहीं है और दो राय नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को अंदर तक नासूर हो चुके दर्द को रोज़ महसूस कर रहे हैं। एक एक दिन हमारा काटना मुश्किल हो रहा है। हमारे कर्मचारियों का जिनके लिए हम लगे हैं उनका हो रहा है। रोज़ तड़पते हुए बुज़ुर्ग और उनकी दर्द भरी आवाज़ें मैं सुनती हूँ, और वो चीखते चिल्लाते अपनी तकलीफ़ को बयां करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से अपने जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, और मेरे YouTube चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जिन्होंने शेयर लाइक नहीं किया है, उन सभी के को भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगी। और साथ में जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो आज बनाई है, उनको मैं आगाह करना चाहती हूँ। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी, साथ में आपके मुख्यमंत्री साहब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको, और पेंशन विभाग को, डीटीसी विभाग को, डीटीसी सीएमडी को, शिंदे साहब को, सबको आगाह कर देना चाहती हूँ कि अब आप लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, इस समाधान को जल्दी से जल्दी नहीं देंगे, इनकी पेंशन इनके खातों में नहीं आएगी, इसी 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपने कोई इनको रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं किया, तो आप लोगों के सबके खिलाफ हम एफआईआर करवाने जा रहे हैं। हम सीबीआई और सीबीआई को पहले ही कंप्लेंट दे चुके हैं, और अभी उनका भी मेरे पास कॉल आया है। सीबीआई कमिश्नर साहब ने मेरे को स्पेशली बोला है कि मैडम, अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कॉग्निजेंस लेते हुए आगे कार्रवाई करनी है तो आप हमें उस हिसाब से बताइए, क्योंकि जब आपने कंप्लेंट की थी तो उसमें आपने पुराने चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वगैरह को पार्टी बनाया था, और साथ में अधिकारियों को भी बनाया था। तो हम उस हिसाब से हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपका सहयोग चाहते हैं। आपके जो कर्मचारी हैं उनके बयान भी लेना चाहते हैं, और मैं चाहूँगी कि हम लोग अब एकजुट होकर एक दिन से एक समय निकालें, एक तारीख निश्चित करें कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और मीडिया प्रभारी जितने भी मेरे हैं, मुझे सुनने वाले हैं, वो सब मेरे साथ पास आ जाएं, और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी मेरे पास आ जाएं, और हम सब लोग मिलकर एकता के सूत्र में बंध कर एक जगह बैठकर एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें।
समय और जगह आप लोग और हम मिलकर निश्चित करें और सुनिश्चित करें। आप बताएं कि हम लोग कब मुलाकात कर सकते हैं, या फिर मैं पहले आपकी सलाह लूं और आप मुझे सलाह दें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि हमें पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जाके मिला जाए पहले, क्योंकि मेरा माइंड यही भी कह रहा है एक तरफ कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से डायरेक्ट जाके मीटिंग की जाए कि वो क्या इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं और कब तक जो पेंशन रूपी पैसा है आपका, आपके खातों में वो पेंशन का पैसा कब तक आ रहा है। और अगर वो कोई आनाकानी करते हैं या कोई उल्टा सीधा जवाब देते हैं या फिर हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो हम इनके खिलाफ एफआईआर के लिए आगे बढ़ें और इन लोगों को अरेस्ट कराएं। देखिए, मान सम्मान की लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। जब मान सम्मान की लड़ाई है तो पैसे की लड़ाई को एक बार दरकिनार भी किया जा सकता है अगर ये भ्रष्ट अधिकारी जेल चले जाते हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, इनको सज़ा दी जाती है तो भी। और आपको पता ही है कि मोदी जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब जेल जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, कोई बच नहीं पाएगा जिसने भी रिश्वत ली है। इसमें मैं जजेस को भी इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ समय पहले हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का भी मैटर आया। उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत का पैसा लिया है, कुछ 15 करोड़ उनके घर से मिले हैं। और उस पे चलो वो तो जज हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान हो गए हैं। जज भगवान का रूप तभी होता है जब वो अपनी कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है। लेकिन अगर वो कोई गलत काम करता है या अपनी कुर्सी पे अपने ओहदे पर बैठकर अपनी उसका अवमानना करता है और ऐसे कोई कार्य में लिप्त पाया जाता है जो कि कानूनन अपराध है, तो सज़ा का हकदार वो भी है। प्रोसीडिंग का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। प्रोसीडिंग आपको पता ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलेगी, महाअभियोग लगाना होगा या संसद के दोनों सदनों में बातचीत होगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे गाइडेंस देगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वो जस्टिस साहब की बात है। चलिए, मैं प्रोसीजर पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना आपको, अपने सभी दर्शकों को और अपने सभी सुनने वाले देखने वाले मेरे यूट्यूबर्स को जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट और इतना मान देते हैं, उन सबको और उन सभी भ्रष्ट लोगों को भी जो कि अपनी ज़मीर से धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपनी हक हलाल की कमाई को छोड़कर दूसरे की पैसे पे नियत रख रहे हैं या उस वजह से गरीबों का, मजदूरों का, लाचारों का, बुजुर्गों का काम रोक रहे हैं या बच्चों के एडमिशन में बड़ी घपलेबाजी चल रही है। अभी अप्रैल आ गया है और अप्रैल में आप देख रहे हैं कि बच्चों के एडमिशन लगातार चल रहे हैं, लेकिन डोनेशन के नाम पर जो स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला के रखा हुआ उन्होंने और अननेसेसरी अंडर द टेबल पैसा लेके वो बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। एजुकेशन और जो शिक्षा प्रणाली है उसको बहुत महंगा कर दिया है, अफोर्डेबल नहीं रहा है। काबिल बच्चे भी नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होता लगाने के लिए, उनके पेरेंट्स के पास नहीं होता। जो मेहनत की कमाई करेगा, मेरे को तो नहीं लगता उसके पास करोड़ों रुपया हराम का होगा। हाँ, जो 2 नंबर से काम करेगा तो डेफिनेटली उसके पास हो सकता है, क्योंकि मेहनत से तो सिर्फ जीवन यापन ही हो पाता है और जीवन यापन भी ठीक ठाक से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें वो हमारे पंजाबियों में कहते हैं, मेरी मम्मी कहती हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो हमें इन चीज़ों का जो शिक्षा मिली है हम उस पे अमल करते हैं और हम खुद भी कमाते हैं, दूसरों को भी बांटते हैं और घर में आने वाले को भी खिलाते हैं और सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमारी खाने की नीयत नहीं है, पंजाबियों में कहते हैं वंड खाओ खंड खाओ। तो मिल के खाएंगे, मिल के चलेंगे तो शायद हम कामयाब हो भी जाएंगे, वरना तो आपको पता ही है कितनी बीमारियां घिर चुकी हैं शरीरों को और कितना तकलीफ़ में लोग जी रहे हैं। लाचारी और परेशानी की हालात से रूबरू हो रहे हैं। चाहे कितना ही कोई इंसान पैसा कमा लेता है लेकिन ज़िंदगी तो नहीं कमा सकता, समय तो वापस लौट के नहीं आ सकता। वक्त की कीमत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। समय रहते अगर इन बुज़ुर्गों को पेंशन दे देगी दिल्ली सरकार, समय रहते इनका एरियर का पैसा इनको मिल जाएगा और इनकी मेडिकल कैशलेस हो जाएगी, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा सरकार के ऊपर, बल्कि उनका नेम फेम बढ़ेगा, उनको इज़्ज़त अच्छी मिलेगी और उनको
आगे हम भी सपोर्ट करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा सर्कल जो है जुड़ा हुआ है। मेरे पास जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके परिवार, सब मेरे साथ एक साथ एक आवाज़ बुलंद करते हैं। मेरे पास हरपाल जी के हैं, उनके बेटे का फ़ोन आया था परसों, और हरपाल जी के बेटे ने मुझे आश्वासन दिया, मैम, रितु मैम, हम आपके साथ दिलो जान से जुड़े हुए हैं। आप हमें एक आवाज़ लगाएंगी, हम जितने कहेंगे उतने कर्मचारी आपके पास आ जाएंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और आपको मजबूती देने के लिए, और अपनी आवाज़ को आपके थ्रू बुलंद कराने के लिए, क्योंकि हमें पता है आप एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं, और एक ऐसे संघर्ष में बिल्कुल अपने आप को मैंने जोड़ दिया है, और आगे बढ़कर कार्रवाई कर रही हूँ, जिसमें निस्वार्थ होकर सेवा करने का एक आनंद ही अलग आ रहा है। और जो इज़्ज़त और शोहरत के साथ साथ एक मान सम्मान मिलना चाहिए एक लड़की को, उसकी डिग्निटी को, और उन बुज़ुर्गों को सम्मान दिलाते हुए अपने सम्मान की कामना करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, और मेरे साथ जब जुड़े होने का बिल्कुल दावा ठोक देते हैं एकदम से, मतलब मेरा हौसला बुलंद कर देते हैं, और मैं बहुत खुश होती हूँ इससे। और यही मेरे प्यार और आशीर्वाद है जिसकी तलाश में शायद मैं भटक रही हूँ। तो आप सभी को मैंने आज इसलिए अपने साथ जोड़ा कि बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है, काफ़ी भागदौड़ और जद्दोजहद में गुजरा हमारा पिछला हफ्ता, और जो कार्रवाइयाँ हमने करी उन कार्रवाइयों के मैंने अभी तक रिप्लाई भी इकट्ठे नहीं किए, या उनकी तरफ से रिस्पांस जो आए उनको अभी तक स्टडी नहीं किया। पर मुझे इतना पता है कि अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई अगर आता है, या फिर मेरे को कोई ऐसा रिस्पांस मिलता है जिससे कि मैं इमीडिएट आप तक पहुँचाऊँ, तो इसके लिए मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ती हूँ। और आज जुड़ने का कारण आपके साथ यही था कि मैंने आपको बता दिया कि FIR करवा के मानूंगी, और इनको बंद करा के मानूंगी। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर पुराने वाले, आपको याद होगा, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के लिए अंदर गए थे, भ्रष्टाचार किया था तो जाएंगे, और मैंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी जाते जाते रह गए, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली, और पार्टी बदल के वो बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, तो अधिकारी चाहे नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भ्रष्ट ही होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसका कोई कास्ट नहीं होती, धर्म नहीं होती, जात नहीं होती, आदमी की नीयत होती है, और वो नीयत उसके साथ चलती है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी अपनी होती है। अगर आप लोग अपने डिग्निटी से साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं कैलाश गहलोत जी से पर्सनली निवेदन करूंगी कि आप इस केस के जड़ से वाकिफ़ हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं, और आप आज बीजेपी में बैठे हैं। मैं जानती हूँ आपको कोई पद नहीं मिला है, और आप इस बात का अफसोस ना करें कि आपको कोई पद नहीं मिला है। पार्टी बड़ी है, आप बहुत छोटे हैं, आपने इलेक्शन जीता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप जीत कर आए हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, मुझे अपना नंबर पे मैं आपको कॉल करती हूँ, आप उठाते नहीं, बात नहीं करते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, और जो नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए हैं उनको पूरी जानकारी दे दीजिए, और मिलजुल कर काम करते हुए इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हुए जल्दी से जल्दी समाधान कर दीजिए, वरना मुसीबतों का पहाड़ हम बढ़ा देंगे, कानूनी कार्रवाई को कड़ी कर देंगे, और आपके खिलाफ CBI और ED लगाएंगे, आपकी फाइलें खंगाली जाएंगी, अननेसेसरी आप लपेटे में आएंगे, और आपके साथ साथ वो भ्रष्ट अधिकारी भी आएंगे जिन्होंने आपका साथ दिया या आपने उनका साथ दिया, कोई नहीं बचेगा। और जो भी कर्मचारी मुझे सुन रहे हैं, उनके बच्चे सुन रहे हैं, कर्मचारी बेचारे तो नहीं सुन पाते, मुझे मालूम है, बहुत कम कर्मचारी हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कि अपना फ़ोन खुद चला पाते हैं, और जो चला पाते हैं सौभाग्य है मेरा कि मैं उन तक पहुंच पा रही हूं। और जो हमारे कर्मचारी नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या उन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके हमारे बच्चों से मैं निवेदन करूंगी कि आप सपोर्ट करें हमें, कोऑपरेट करें हमें, मुझे मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बार बार जो नोटिफिकेशन आती हैं वो आप उनको दिखाएं, उनको बताएं, और जो मैं जानकारी आपको देती हूँ उसको उन तक आप पहुँचाएँ। जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उस तक उनको उनकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। और अगर आप जितने भी सब सुनने वाले मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका लेवल ऐसा है कि वो अगर एक कॉल भी करेंगे तो हो सकता है मंत्री आपको जल्दी समय दे दे।
और आपको टाइम दे दें। आप लोग मिलके भी आए हैं, बहुत सारे कर्मचारी, मेरे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीज़न ऐसे भी हैं जो पंकज जी से मिलके भी आए। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया और कहा कि मैं आपका जल्द कार्रवाई कर रहा हूँ, तो मैं जल्द कार्रवाई का इंतज़ार ही कर रही हूँ। और अभी 2-3 दिन का जो छुट्टियाँ आएंगी, दुर्गाष्टमी है और रामनवमी, सॉरी दुर्गा नवमी है। मुझे व्रत सारे रखने अच्छे लगते हैं और खाली पेट रहना ठीक लगता है, और बाकी सब मेरी पूजा पाठ मेरी माँ करती है। मेरे को ज़रा धर्म की पकड़ मेरे थोड़ी कम है, मेरे पास कानून की पकड़ ही है बस। और मैं एक्चुअली किसी जात धर्म में बिलीव नहीं करती हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई बहन, सब परिवार है, सब एक हैं। मैं किसी जात धर्म कास्ट को नहीं मानती हूँ। जो हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाना चाहते हैं और सामाजिक न्याय सुरक्षा देना चाहते हैं अपने नागरिकों को, और दृढ़ संकल्प के साथ इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और सार्वभौमिक कार्य कर रहे हैं। और धर्मनिरपेक्षता हमारा संविधान का मूल मंत्र है। तो इस राष्ट्र की नागरिक होने के नाते मैं उसी को ही मानती हूँ, और वही मेरा गुरु ग्रंथ साहिब है, वही मेरा कुरान शरीफ है, और वही मेरे लिए भगवत गीता है, और वही मेरे लिए न्याय की मूर्ति और न्याय की देवी की मैं पूजा करती हूँ। और ख़ुद भी चाहती हूँ कि एक न्यायाधीश बनने की चाह भी रखती हूँ। न्यायाधीश होने के बाद एक इंसाफ करने की, सही डगर पे चलने की अपनी कोशिश को कामयाब करना चाहती हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के बीच में आकर जुड़ती हूँ, आपके केसेस को लड़ती हूँ, आपको मुसीबतों के हल देती हूँ, समाधान देती हूँ, और साथ साथ जो गरीब, लाचार, मजबूर, तकलीफ़ में हैं लोग, उनसे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भी करती हूँ, उनको निःशुल्क मदद भी देती हूँ। और एक संस्था भी चलाती हूँ जिसको आपको कई बार मैं उसका नाम बता चुकी हूँ, केयरिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हमारे ये सेवा करने वाले हाथ। किसी टाइम पे सोचा था कि सेवा करने वाले हाथ हैं मेरे पास, तो मैं क्या नाम रखूँ। तो हमारे जब हम बिल्डर लॉबी में वो करते थे, तो हमारे बिल्डर थे राज सहरावत जी। उन्होंने दिया कि आप केयरिंग हैंड्स इसका नाम रखो, सेवा करने वाले हाथ। तो हम अभी पहले मैं अकेली थी, अब मेरे साथ काफ़ी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल्स जुड़ गए हैं, बड़े बड़े वकील और बिल्डर्स और काफ़ी अच्छे प्रोफाइल के लोगों ने मिलकर मदद करने का एक बीड़ा उठाया है। तो हो सकता है कि हम जो भी अच्छे कर्म करें, जिससे जो भी फंडिंग आए उसको हम अच्छे कर्मों के लिए लगाएं और रिश्वतखोरी को दूर करें, ईमानदारी से पैसे कमाएं और प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएं ताकि सभी परचेज़ कर पाएँ। और आप लोग बताइएगा मुझे, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, और क्या डिस्कशन आपको इसमें अमेंड करनी है, ऐड करनी है, आप मुझे बता सकते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव और लिया है। कुछ दिन पहले मैं जोधपुर गई थी लिंकिंग लॉज के आरंभ के लिए। उनका एक आरंभ समारोह था, वो उस समारोह में मेरे को भी शिरकत करने का मौका मिला। तो लिंकिंग लॉज के फाउंडर हैं श्री तनसुख पालीवाल जी। वो जजेस को पढ़ाते हैं और जुडिशरी की तैयारी कराते हैं। पहले वो जूनियर डिवीज़न के जो लोअर जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको पढ़ाते थे। अब उन्होंने हायर जुडिशरी के एडीजे लेवल के जो कैडेट के एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आई एम वन ऑफ देम। उनसे मुलाकात का और जानकारी का मौका मिला तो पता चला कि जो बच्चे अभी लॉ कर रहे हैं, उन लॉ करते हुए बच्चों को कैसे वकालत में कदम रखना चाहिए, कैसे अपनी पकड़ बनानी चाहिए, और किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ईमानदारी के रास्ते चलते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करनी चाहिए, निःशुल्क भावना से काम करना चाहिए, या फिर थोड़े बहुत पैसे लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए केस को आगे लड़ना चाहिए। ये भी सिखाया जाता है। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम इसको कहते हैं। एक न्यायिक पाठशाला कह दीजिए, या एक प्रोग्राम वकालत की पाठशाला कह दीजिए, उन्होंने चलानी स्टार्ट की है। जो चीज़ें बच्चों को कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा रही हैं, उनको इंटर्नशिप के दौरान बच्चे आते हैं हमारे पास। एक महीने के अंदर अंदर उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और काम सीखने की बजाय वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे आने वाले यंगस्टर्स को और भावी अधिवक्ताओं को एक कोचिंग देना, उनको एक गाइडेंस देना, उनको आगे बढ़ने की राह दिखाना, और किस तरह से आप वकालत में अपने पैर जमा सकते हैं और आगे का अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसकी तैयारी वो करवाते हैं।
तो उस तैयारी के दौरान हमारे जैसे जो अधिवक्ता होते हैं, जो कि ना तो जूनियर रहे और ना ही सीनियर बने, तो जूनियर और सीनियर के बीच में हम आज की डेट में चल रहे हैं। 10-12 साल के तजुर्बे के बावजूद हम 40 साल के तजुर्बे वाले सीनियर वकीलों से भी बात करते हैं। जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनका तजुर्बा होता है। और इसी बीच हम अपने इंटर्न्स और अपने जो एसोसिएट्स और जूनियर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, उनको भी काम सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमें जिन मुसीबतों, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस की जद्दोजहद का भी एक समाधान हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मैं बुज़ुर्गों की सेवा में नतमस्तक हूँ, उनको उनका सहारा बन के उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और हमेशा अपनी उम्र के बच्चों को बोलती हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, और भी बुज़ुर्ग जो आपके पास हो उनकी सेवा करो, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। तो वहीं दूसरी ओर मैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ जो आने वाली नई जनरेशन है, उसको नई जनरेशन को आगे बढ़ने के नए तरीके, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे अपने कदम रखें और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में लीड करें, और कहीं कोई कमी आती है तो किसी गलत ट्रैक पे ना जाएं, अपने आप को सही और संयम के साथ आगे बढ़ाते हुए और कामयाबी की तरफ बढ़ें। और इसलिए इस गाइडेंस के प्रोग्राम के साथ भी मैं भी जुड़ गई हूँ। और तनसुख पालीवाल जी को मैं इसका श्रेय दूंगी। तनसुख पालीवाल जी जो फाउंडर हैं लिंकिंग लॉज के, उनको इसका श्रेय दूंगी। उन्होंने मुझे एक सौभाग्य दिया। कल आपको याद होगा, कल क्या था, कल था 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल रात को 9:30 बजे के करीब मैंने 9 बजे के करीब उनको जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था उसमें शिरकत की, और उनके शॉर्ट नोटिस पे मैं पहुंची, और उन्होंने मुझसे ऑनलाइन ही सारी बातचीत की। और जुडिशियल एस्पिरेंट्स के साथ साथ जो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे, जो वकालत अभी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हुनर सीख रहे हैं, इस फील्ड में कदम रखने की तैयारी में हैं, उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला और उनके साथ अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिला। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे तनसुख पालीवाल जी की वजह से। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें मैंने जो चर्चा की है और जिन बच्चों के लिए और जिन गाइडेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए की है, उसमें आप लोग जो आपके बच्चे वकालत कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसको आप देखें, समझें और उसी हिसाब से आगे ट्रैक बढ़ाएं और कामयाबी की राहें पकड़ें। तो मैंने आपको बता दिया जो मेन ज़रूरी बातें थी, 2 मैंने आपको क्लियर कर दी। उनको मैं एक फ़ाइनल टच दे के रिपीट कर देती हूँ कि हमारी कार्रवाई ना रुकी है, ना रुकेगी जब तक हम आपके लिए जीत का सेहरा नहीं बांध देंगे। आपके खातों में पेंशन, आपका एरियर का पैसा नहीं आ जाएगा। हमारी आवाज़ इसी तरह बुलंद होती रहेगी। और आपको मैं अब साथ जोड़ना चाहती हूँ, आप लोगों से मुलाकात करना चाहती हूँ, और आप लोग भी मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। बीच में मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग मिलें, या तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, जिस DTC के कर्मचारी हैं वो भी हों वहाँ पे, मैं भी हूँ, और हमारी सारी टीम हो, और जो आना चाहे वहाँ आ सकता है। मैं खुद इनवाइट करने जा रही हूँ। हो सकता है मैं केयरिंग हैंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी हमारी जो है उसके बैनर तले एक प्रोग्राम रख दूँ, जिसमें हम बुज़ुर्गों के लिए खाना बनवा देंगे, बढ़िया सा अरेंजमेंट कर देंगे, बैठने के लिए चेयर्स लगवा देंगे, और मंत्री जी को इनवाइट कर लेंगे। या फिर मंत्री जी हमें समय दे दें तो हम उनके परिसर पर जाकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, सब बच्चों के पास गाड़ियां हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता को जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, और जो मुझे वैसे भी सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं वो भी आ सकते हैं। वो समय बता दिया जाएगा। वो समय मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से मैंने सोचा है और मैंने अपने व्यूज़ आपके सामने रखे हैं, और आपसे सलाह मांगी है, आपसे मशवरा किया है, आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई में तारीख पे तारीख चल रही है, और जो नोटिस हमने भेजे हैं उसके जवाब अभी तक मेरे पास नहीं पहुँच पाए हैं, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा किए गए वादे और जो मैसेज और मेल मैंने करी वो जो फॉरवर्ड कर दी जाती है आगे फॉर फर्दर एक्शन के लिए, तो वो फॉरवर्ड है। उसके बाद अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ना ही मैंने उनको अभी छेड़ा है। मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए बीच में आके जुड़ी हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को भी, आपको भी, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का चैनल आपको बोलने की आज़ादी देता है, आपको अपने विचार रखने की आज़ादी देता है, बशर्ते कि आप किसी की लीगल आइडेंटिटी को डिस्प्यूट ना करें, और आप कोई एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह शेयर ना करें।
तो इसी प्लेटफॉर्म से मैं सबको आगाह कर रही हूँ, सबको आपके विचार भी लेना चाहती हूँ और आपको जानकारी भी देना चाहती हूँ, और साथ में चाहती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं वाले अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई कर दें, जल्दी रिजल्ट निकाल दें। और बाकी इसी तरह मैं आपके बीच में आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और कभी कभी मैं कुछ पर्सनल वीडियोस भी डाल देती हूँ अपनी फैमिली, अपने बच्चे के लिए, ताकि हम परिवार की तरह जुड़े रहें, आपको मेरा पता चले, मुझे आपका पता चले। और कभी जब मुझे मौका मिलता है, जो मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। और सम टाइम मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चों से जुड़े हों, चाहे बुज़ुर्गों से जुड़े हों, चाहे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हों। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बात करेंगे। जब समय आएगा हम हर चीज़ के लिए बात करेंगे। पहले हम देखें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारा पेंशन का मुद्दा एक बार सॉल्व होता है तो हम एडवोकेसी प्रोग्राम पे भी जाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जो गलत होती हैं, उनके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है और एक लीगल पॉइंट पे एस्पेक्ट से सोचना ज़रूरी होता है, और उनको भी मैं आपके बीच में रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो संघर्ष का मुद्दा चल रहा है वो है भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे इनकी नकेल कसने के लिए मुझे आप लोगों तक पहुंचना पड़े, आपका सहारा बनना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मीडिया को बुलाना पड़े, चाहे मुझे सीबीआई से बातचीत करनी पड़े, एफआईआर करानी पड़े, ईडी से बातचीत करनी पड़े और आप लोगों के बयान कराने हो, आप सब लोग मेरा साथ देंगे। आप मुझे आज ही वादा करेंगे। और जितने लोगों ने आज तक मेरे से बातचीत नहीं की है या मुझे सुनने के बाद आप सिर्फ अपनी वीडियो को सुन के ठीक है मैडम काम कर रही हैं, इनकी बात आ गई समझ में, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इस तरह से नेगेटिव थॉट लेके चल रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि आप खुद बताएं मुझे अपने तरीके से कि मुझे क्या करना चाहिए और आप लोगों के लिए ऐसा मैं क्या हेल्प करूं जिससे कि आपकी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान निकले, आपके दुख कम हो, आपके दर्द कम हो, कम से कम कानूनी लड़ाइयां ख़त्म हो जाएं और आपको आपके जीने का अधिकार मिल जाए। सरकार को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैंने रिप्रेजेंटेशन भेज ली, मैंने लीगल नोटिस भेज दिए, मैंने इनको नंबर ऑफ़ कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ नंबर ऑफ़ लिटिगेशन पेंडिंग कर दी कोर्ट में, इतने कर्मचारियों को इम्प्लीड कर दिया और उसके बावजूद नंबर ऑफ केस अभी तक स्टिल पेंडिंग इन दी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक मैं गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिख दिया कि फैमिली पेंशन का मैटर है और सीसीएस पेंशन रूल गवर्न करता है हाई कोर्ट को, आप हाई कोर्ट में जाइए। इनफैक्ट हमारे पास आपको याद होगा बीच में एक जस्टिस आए थे जो अभी चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ बन गए हैं, सुरेश कैथ साहब। उन्होंने तो मेरी पिटीशन जो मैंने 312 कर्मचारियों की लगाई थी ये कहकर डिसमिस कर दी कि आप कैट में चले जाओ, पर मैं भी ज़िद्दी हूँ, कैट में मैं गई नहीं। मैं उस मैटर को ईपीएफ और डीटीसी के बीच में घुस के भेद के उस अंदर पहुँच गई हूँ और आज मैंने करीब 350 कर्मचारी वहाँ इम्प्लीड कर दिए हैं और जो रह गए हैं उनको भी कर दिया जाएगा। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और आपकी पेंशन खातों में नहीं आई तो मैं उन 9,000 कर्मचारियों और उन 21,000 कर्मचारियों को अपना मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि जिन्होंने अभी तक इम्प्लीड नहीं किया है वो अपना रेडी हो जाएं, अपनी कार्रवाई का आगे बढ़ाएं। आज मेरे पास एक और फ़ोन आया था और वो फ़ोन था एक कंडक्टर का, जिस कंडक्टर को ट्रेनिंग दे दी गई है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, डीटीसी के द्वारा, और वो ऐसे कई हज़ार कैंडिडेट्स हैं जिनको कंडक्टरशिप की ट्रेनिंग, उनके पोस्ट की ट्रेनिंग दे दी गई है, उसके बावजूद भी उनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। उनको ट्रेनिंग देकर 2022 से 2025 अभी 3 साल से उनको घर बिठाया हुआ है। तो आप ये समझ लें कि मेरे पास मुद्दे बहुत हैं और कार्रवाई करने के लिए मेरे पास कलम की ताकत भी है और मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये भ्रष्टाचार की नकेल नहीं कसी जाती। इन यंगस्टर्स को जो मेहनत करके ट्रेनिंग लेके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ईमानदारी से नौकरी पाना चाहते हैं और उनको बेरोज़गार रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी सरकार की गलती है। इस पर सरकार को अमल करना पड़ेगा। बुज़ुर्गों को पेंशन देनी होगी, जवानों को नौकरी देनी होगी, बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी होगी, शिक्षा प्रणाली को सस्ता करना होगा। इस महंगाई के दौर में सिटीजन्स का खून नहीं पी सकती कोई भी सरकार, किसी भी नागरिक के साथ अत्याचार नहीं कर सकती।
जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट फ्री किए जाएं, उनको सुविधाएं दी जाएं। जो पेरेंट्स नहीं पैसे दे सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो काबिल बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वजीफ़ा दिया जाए। उनको आप अपनी तरफ से सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बेरोज़गार नहीं रखना। हमारे यंगस्टर और यूथ को बर्बाद ना करे सरकार, उनको नौकरी दे, कामयाबी दे, उनको आगे बढ़ने का ज़रिया दे और इमीडिएट इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए पेंशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कोई नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई और इन चीज़ों पे बात करने नहीं आई हूँ। ये तो बहुत बेसिक और मामूली चीज़ें हैं और इस पे अब मैंने देखा है डिप्टी सीएम की, मैं तारीफ़ करूँगी इस बारे में। हमारे डिप्टी सीएम जो परवेश वर्मा जी, उनको मैंने 2-4 बार सड़कों पे देखा, 1-2 वीडियोस उनकी मैंने देखी, लेकिन वो वीडियो बार बार रिपीट होती हैं तो थोड़ा दुख सा होता है कि एक ही नाली में और एक ही सीवर के ऊपर खड़े होकर 50 वीडियो घुमाने से थोड़ी आपका काम होगा। पूरी दिल्ली फटी पड़ी है, चारों तरफ से बर्बाद है। आप सारी सवारिए उसको, हर जगह पहुँचिए और वीडियो उसकी बनाइए जो काम कर दिए अच्छे किए हैं। खोदती हुई नालियों को देखना, पुरानी सरकारों की बुराइयाँ करना इज़ नॉट द समाधान, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं अपने मुद्दे पर वापस लौटती हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर हो सकता है आप बीच में ही छोड़ के चले जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि आप मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे और जुड़ते हैं और हम लोग एकजुट होकर ही आगे कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक जो भी हमने कार्य किए हैं, आप लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिला है और इसी तरह से आदर और मान सम्मान मिला है। और मैं भी जितना आदर सम्मान कर सकती हूँ करती हूँ और सच्चाई की लड़ाई में आप लोगों का साथ देती हूँ और सच्चे केस लेती हूँ। झूठे केसों में कोशिश करती हूँ अवॉइड किया जाए और बता दिया जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि मैंने काफ़ी डिस्कशन आप लोगों के साथ कर ली है और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो भी मैंने बातें इस वीडियो में कही हैं उस पर अमल होना चाहिए और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगी समाधान के साथ और कुछ नई जानकारी और रोचक आपके विषय जो कि मुद्दे अनकहे और अनसुने हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होते होते भी कुछ दिखाई नहीं देता है और ऐसे मुद्दे जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, उनको लेकर मैं आपके बीच में फिर से जुड़ूंगी। और अभी मैं इजाज़त लूँगी आपसे, आपकी बेटी रितु मंजाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।